वो है टिम्बर। टिम्बर होती है लकड़ी। अब कोई सिंपल पूछ सकता है कि टिम्बर और वुड में क्या डिफरेंस है। तो भाई टिम्बर जो होगी हमारी एक ऐसे टाइप की वुड जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, टिम्बर होगी एक दैट टाइप ऑफ वुड जिसे हम कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर पर्पजेस। जो फर्नीचर हो गया, ठीक है। और वुड हो गई, ठीक है, हमारी हर टाइप की वुड जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, किसी भी टाइप की जो लकड़ी अवेलेबल है नेचर में वो आएगी वुड। तो टिम्बर क्या है, सबसेट है वुड का। ठीक है, तो कहने की बात ये होती है कि अगर आप ये सारा I'm पोर्शन sorry, है। sir, to interrupt. Sir, I missed my last 1 minute, sir, due to this network issue. Sir, can you please repeat? नो आई कांट। ठीक है, तो अब जो होता है हमारा पूरा जो है ये वुड होता है। अगर मान लो आपने दुनिया में जितने भी वुड है तो ये सारी आपकी वुड है। ठीक है, और इसके अंदर को जो होगा हमारा एक्सक्यूज मी सर। वो आएगा हमारा टिम्बर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये आएगा हमारा टिम्बर। तो मतलब पूरे जितने भी दुनिया में जितनी भी हमारी लकड़ी उसे आएगा वुड के अंदर, और जो हमारी यूजेस हो रही है किसी कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर पर्पजेस के लिए या फिर जो हमारी किसी स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए यूज हो रही है वो आएगी हमारे टिम्बर में। ठीक है, सर ऐसे भी कह सकते हैं सर। सर बोलिए। जैसे कि सर जैसे सर वुड मत सर मतलब कि ये टोटल स्टॉक ऑफ इसका लकड़ी का वुड का, और टिम्बर हो गया हम इसमें से कुछ लकड़ियां जो यूज में हो रही यूज आ रही है हमारे। जो हमारे कुछ यूज आ रहा है आप कह सकते हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे एक हो गया आपका पूरा जो हो गया एक सबसेट है टिम्बर आपका, कि भाई पूरे दुनिया में जितना प्रेजेंट है उसका एक स्पेसिफिक ही यूज हो पा रहा है। मतलब मान लो वुड अगर कोई चीज को आप 100% कह रहे हो किसी चीज का, तो टिम्बर हो गया उसका 30%, 20%, दैट आई डोंट नो कि कितना परसेंट है, पर मैं कह रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल ले तो उसका 20%। मतलब ये इसका एक तरह से सबसेट है। ठीक है, ये हो गया हमारा टिम्बर और वुड। तो स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर कि भाई हमारा जो एक लकड़ी जो प्रेजेंट होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने एक ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखा था जो हम जो क्या बोल सकते हैं वो, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जब हम ये देख रहे थे ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए टीक ट्री देख रहे थे, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे। हमने उसमें एक्सिस देखी थी, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखी थी, एक लिटरल एक्सिस देखी थी। ठीक है, उसी को किसी ट्री को अगर अपन काट रहे थे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो भी सेक्शंस भी दिखे थे कि हम इस तरह से किसी ट्री को काट रहे होते हैं तो। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसके डिफरेंट डिफरेंट ट्री के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे कि भाई एक मेन सेंटर पार्ट होता है जिसे बोलते हैं पिथ, जो एक लिविंग पार्ट होता है किसी ट्री में। फिर डिफरेंट तरह की एनुअल रिंग्स होती हैं, उनके बीच में मेडुलरी रेस होती है, ये हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। मतलब उस ट्री का पूरा पार्ट कि उसके अंदर क्या क्या होते हैं किसी सेक्शन के अंदर। आउटर पोस्ट में आपको पता है बार्क होती है। बार्क मतलब जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है उसे बार्क बोलते हैं। लकड़ी की छाल बोलते हैं कई बार, जो बाहर उतरती रहती है। ठीक है, अंदर से अंदर जो हरा पार्ट होता है पेड़ के अंदर उसे पित्त बोलते हैं, तने के अंदर। सर ठीक है, हाँ सर मुझे ओवरऑल अब समझ में आया है, जो अपनी जो वेस्ट लकड़ी होती है वो हमें वुड में काम आती है, हाँ और जो हमारी जो काम की चीज होती है वो टिम्बर में काम आती है वो हमारी। हाँ। अब ऐसे सर आपके ऐसे ही है क्या? बर्निंग की तरह जो आप में काम आ रही है वो वुड भी आ सकती है और टिम्बर भी आ सकती है। क्योंकि बर्निंग एक तरह से आपका ना कोई कंस्ट्रक्शन पर्पजेज में यूज आ रहा है ना किसी फर्नीचर पर्पजेज में आ रहा है। ओके। ठीक है, तो जी आपने सर। कोई पोस्ट्स बनाने कहीं पे, जो मान लो आप बना रहे होते हैं जैसे घर पे बाहर फेंसिंग करनी है, तो उसमें भी हम ये कर सकते हैं कि हमें कोई वुड के डायरेक्ट लकड़ी के उसकी फेंसिंग हो हम्म। सकती है। ओके। वो है। ठीक है, तो इसका हम पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमारी क्या जी। जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है टिम्बर की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है टिम्बर की, स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है,
कि टिम्बर कंप्रेशन में ज्यादा स्ट्रांग होती है, टेंशन में ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, सीजनिंग को कितनी होती है उसमें। अब टिम्बर के यूज क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होती है, ये तो बेसिकली सबको ही पता है अपने को टिम्बर कहाँ का। सीजनिंग, सीजनिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। टिम्बर के अंदर कहीं भी आप जहाँ पे भी यूज कर रहे हो, अगर उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो क्या होता है उसका डिग्रेड होने के जो चांसेस होती है, पानी के अंदर जैसे लकड़ी जाती है तो उसके डिग्रेड होने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे पेड़ काटते हैं उसमें होता है उसका सीजनिंग, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, जो उसके अंदर रिमूव जितना मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, ताकि वो उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। जितनी जितनी सीजनिंग वाटर रिमूवल होगा उतनी ज्यादा वो उतनी स्ट्रेंथ गेन होती है टिम्बर की। हाँ, ये बोल सकते हो उसकी इलास्टिसिटी लूज होती है, क्योंकि अगर आपने कोई तना, पेड़ छोटा तना काटा हुआ होता है, ठीक है, जो सूखा हुआ नहीं होता, तो आप देख सकते हैं आप उसे कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये उसकी इलास्टिसिटी शो करती है, ठीक है। और जैसे ही आप उस टिम्बर को सुखा देते हो या सूख जाती है पड़ी पड़ी, और जैसे ही आप उसे थोड़ा सा ही कर्ल अप करने की कोशिश करते हो तो वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। पर ये इजीली कर्ल अप हो जाती है, ये इजीली कर्ल अप भी नहीं होती है, ठीक है। कर्ल अप के कहने की मतलब है किसी आर्क शेप में या मोड़ना इजीली, तो वो सब आप नहीं कर पाओगे। टिम्बर में डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं कि भाई हर एक टिम्बर में अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स होते हैं भाई, कोई पानी की वजह से हो सकता है, कोई फंगाई की वजह से हो सकता है, कोई ब्रांच टूटने की वजह से हो सकता है, टर्माइट्स की वजह से हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के टिम्बर में डिफेक्ट्स होते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और बैम्बू का कंस्ट्रक्शन में क्या यूज होता है, बेसिकली बैम्बू यूज होती है हमारी फर्नीचर्स में, और बैम्बू हमारी यूज होती है टेंसाइल शटरिंग। रीइंफोर्स, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट की तरह। शटरिंग में, शटरिंग में आपने कहाँ देखी है कि बैम्बू यूज होते हैं? सर वो जो सेंटरिंग करते हैं, जो लगती है उसके नीचे बल्लियां टैंक पे जिनको बोलते हैं। अच्छा अच्छा, बस तरह से, हाँ आप बोल सकते हो। हाँ सही है, फिर तो आप शटरिंग में बोल सकते हो उसे। जो सर स्के फोल्डिंग होती है सर, उन्हीं की तो बनते हैं वो जो होती है। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग बनती है इसकी कि भाई आप आउटर में किसी कंस्ट्रक्शन में आप जो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होती हैं। ओके ओके। हम्म, ठीक है। अभी आपको किसी जी को जी। डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और अभी किसी को क्या डाउट था जो कोई पूछ रहा था बीच में? आपको किसी ने अभी स्टार्टिंग में पूछा था ना, किसी ने कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मेरा नेटवर्क एरर है। हाँ सर, इट वाज मी सर, समझ गया सर। ठीक है, तो आशुतोष है आपका नाम? यस सर। तो आशुतोष आप अपने क्लासमेट से पूछ लेना जो भी आपको है। और वैसे मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आपका सिलेबस कितना आएगा फर्स्ट सेशन में, जो आपका एग्रीगेट्स तक आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एग्रीगेट्स। आपका जो टिम्बर पढ़ाया जा रहा है वो नहीं आएगा, उससे पहले का आपका सिलेबस आएगा, ठीक है। जी सर। और बाकी मैंने आपको ये बता रखा है बाकियों को कि भाई ये आएगा आपका पैटर्न क्या पेपर का, 20 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के आएंगे, और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 5 मार्क्स के। उसके अंदर चॉइसेस भी अवेलेबल होगी हर पार्ट में, पार्ट ए बी सी कह रहा हूँ मैंने, इनमें आपके 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे जो आपकी चॉइसेस होगी, और आपको इनमें से क्वेश्चंस करने होंगे, ये बताया। अब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज भी देख लो एक तरह से, वैसे आपके नहीं है क्लासिफिकेशन। एक होते हैं एक्सोजेनस ट्रीज और एक होते हैं एंडोजेनस ट्रीज। एक्सोजेनस ट्रीज जो होते हैं, जो जिनका तना जो होता है वो बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव करता है, मतलब आउटवर्ड मूव का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इनका जो तना होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। एक्सोजेनस ट्रीज होते हैं इंक्रीज इन बल्क बाय ग्रोइंग आउटवर्ड्स, ठीक है। और इनके अंदर जो एनुअल रिंग होती है ना, मैंने एनुअल रिंग बताई थी जिससे हम एजेस को डिफाइन करते हैं किसी ट्री को, उसके अंदर एजेस जो बनती हैं वो हमेशा डिस्टिंक्ट बनती है, मतलब आप उन्हें इजीली देख सकते हो, ठीक है।
वो बोलते हैं एक्सोजेनस ट्रीज। और जितने भी हमारे जो ट्री होंगे ना, जैसे टिम्बर की कैटेगरी में जो आते हैं, जो हमारी कंस्ट्रक्शन पर्पजेज कैटेगरी में आते हैं, वो इसी के ही ट्री होते हैं, एक्सोजेनस ट्रीज के। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉनिफर्स। कॉनिफर्स होते हैं जो हाई माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं। कॉनिफर्स मतलब आप हिमाचल और इस जगह जाओगे तो आपको सॉफ्ट वुड के ट्री मिलेंगे, वो होते हैं कॉनिफर्स। कॉनिफर्स ऐसे होते हैं जो पेड़ किसी कॉनिकल शेप को बना रहे होते हैं, वो होते हैं कॉनिफर्स ट्रीज। ये हमेशा एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, ये पूरे साल भर जो होते हैं हरे रहते हैं। दूसरे होते हैं इसमें डेसिडियस ट्रीज, ज्यादातर यही यूज होते हैं आपके। हार्डवुड ट्रीज होते हैं। ठीक है, हार्डवुड ट्रीज होती है, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत बड़ी होती है, ब्रॉड लीफ ट्रीज बोले जाते हैं। ठीक है, और ये जो है ऑटम में अपनी लीव्स को शेड करते हैं और स्प्रिंग में इनकी दोबारा नई लीव्स आती है। तो ये एक तरह से एवरग्रीन है, ये एवरग्रीन नहीं है, इनकी लीव्स शेड होती है ऑटम में। और डेसिडियस जो होते हैं हमारे सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो ट्रीज होंगे किसी भी तरह के टी के जो भी होंगे, वो सारे डेसिडियस होंगे। ठीक है, और जो एंडोजेनस ट्रीज जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं थोड़े पतले टाइप के जो ट्रीज होते हैं, उनकी जितने भी फाइबर्स मास होगा ना जितना ज्यादा, वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगा, जो उनकी लंबाई की तरफ होगा। जो हमारे एक्सोजेनस ट्रीज थे उनमें उसके लेटरल डायरेक्शन में था। कहने का लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल का मतलब ये है कि भाई ये आपका ट्री है, ठीक है, इनका जो मेजर फाइबर मास होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस लंबाई के डायरेक्शन में। और जो ब्रॉड लीव ट्रीज है या एक्सोजेनस ट्रीज है उनका इस डायरेक्शन में होगा, उसके क्या बोल सकते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में या उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये होंगे एक्सो वाले, ये होंगे एंडो वाले। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे किसी भी ट्री का। ठीक है, ऐसा सेम स्ट्रक्चर होता है हमारा कोई भी ट्री जो होता है, अगर आप उसको लेटरल डायरेक्शन में काट दोगे तो उसका ऐसा सा एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो जो इस सेंटर ही सेंटर मोस्ट पोर्शन होता है ए, इसे बोलते हैं पिथ। ये जो पोर्शन आपको बता रहे हैं यहाँ पे, और मेडुला, ये जो पार्ट होता है ये ग्रोइंग पार्ट होता है। मतलब ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और इलोंगेट भी होता है। एक तरह से ये ही हमारा एक तरह पेड़ का लिविंग पार्ट माना जाता है। ठीक है, यही आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है और धीरे धीरे ग्रो करके ये बाकी जो पार्ट है उनमें बदलता रहता है। फिर हार्टवुड, सैपवुड, इस तरह से आगे जाके लेयर्स में बदलता रहता है। अब आपको सबसे ज्यादा एक चीज पता होगी, बार ही बार आउटर मोस्ट पोर्शन जो लकड़ी सूखी हुई से दिखती है उसे बोलते हैं बार्क। ठीक है, तो हमने दो चीज देखी, एक देखी थी पिथ जो इनर मोस्ट पार्ट है, और एक है आउटर मोस्ट पार्ट जिसे बोलते हैं हमने बार्क। इनर मोस्ट पार्ट के बाद जो वुड आती है, जो हमारी डार्कन सी हो रखी है इस वाले डायग्राम में, ये ठीक है, ये जो इतना एरिया है, ये वाला यहाँ तक का एरिया, इसे बोलते हैं हार्टवुड। जो भी पोजीशन पिथ को सराउंड करती है ये स्ट्रॉन्ग होती है और डार्क इन कलर होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं हार्टवुड। ये जो सर्कुलर रिंग्स आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं एनुअल रिंग्स। ये जो सर्कुलर रिंग्स है जिससे हम एज को डिफाइन करते हैं किसी भी ट्री को, उसे बोलते हैं एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स इसलिए बोला जाता है कि हर एक साल में एक रिंग अटैच होती है। ठीक है, अब हार्ट वुड के बाद में जो वुड आती है उसे बोलते हैं सैप वुड।
ये जो अब आउटर मोस्ट आपका पार्ट आ गया हार्टवुड के बाद का ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आता है सैपवुड में। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द जो भी ट्री है उसे बोलते हैं पिथ, उसके बाद का जो हमारा पिथ को जो सराउंड करता है पार्ट वो बोलते हैं हार्टवुड, हार्टवुड को जो सराउंड बोलता है उसे बोलते हैं सैपवुड। और सैपवुड के बाद आती है कैम्बियम लेयर, जो भी सैपवुड को एक लेयर सराउंड करती है उसे बोलते हैं कैम्बियम लेयर। ठीक है, ये इनर सैपवुड और इनर बार्क के बीच में, ठीक है, जो प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं कैम्बियम लेयर। अब होती है मॉड्यूलरी रेज, ठीक है, ये होती है, हमने देखी एक एनुअल रिंग्स जो सर्कुलर मूव करती है, ठीक है, जो रेडियल डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें बोलते हैं मॉड्यूलरी रेज। ये होगी हमारी एनुअल रिंग्स। अंदर मोस्ट पार्ट हो गया हमारा पिथ या मेडुला। इस पिथ और मेडुला को जो ये जो सर्कल जो हमारा रिप्रेजेंट करा, इसे इसके अंदर वाला पार्ट हो गया हार्टवुड। अब इससे जो हमारा पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हो गया हमारा सैपवुड। ये लेयर हमारी रिप्रेजेंट करी है कैम्बियम लेयर को। इसके आउटर जो पोर लेयर आएगी उसे बोलेंगे बार्क, जो बार्क का तना आ जाएगा, जो बार्क पेड़ की छाल बोली जाती है इसे। फिर बार्क के दो पार्ट होते हैं, एक इनर बार्क और एक होती है आउटर बार्क। बार्क का मतलब है जो आउटर मोस्ट स्किन ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड बार्क। ठीक है, आपको ये पार्ट समझ है? ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया हमारा ट्री का। ठीक है, pith, pith is the innermost central position of a core of the tree is called pith. It varies in size and shape for different types of trees. इसकी साइज और शेप चेंज होता रहता है। ठीक है, दूसरा हमने देखी थी पिथ के जो सराउंड करता है वो होती है हार्टवुड। हार्टवुड में क्या होता है, इनर एनुलर रिंग सराउंड द पिथ इज नोन एज हार्टवुड। ठीक है, जो इनर एनुलर रिंग्स इसको सराउंड कर रही है उसे बोल रहे हैं हम हार्टवुड। ये डार्क इन कलर होती है, ठीक है, और ये इंडिकेट्स क्या करती है, डेड पोर्शन ऑफ ए ट्री। तो मैं बता रहा हूँ कि जो भी हमारा ट्री के अंदर लिविंग पार्ट होता है वो होती है पेथ, उसके बाद का सारा पार्ट एक तरह से डेड पार्ट होता है क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पाता है, जो उसकी ग्रोइंग जो पावर होती है वो लूज हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे ट्री डार्कन अप होता रहेगा मतलब वो वहां से डेड है। ठीक है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इंडिकेट्स डेड पोर्शन ऑफ ए ट्री, क्योंकि ये ग्रोथ ऑफ द ट्री में एक्टिव पार्टिसिपेशन इसका नहीं होता। ये क्या प्रोवाइड करता है, ट्री को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ये एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो भी हमारे हार्टवुड को जो भी हमारे आउटर पोर्शन में क्या बोल सकते हैं कि मतलब जो हार्टवुड को इनसर्कल करता है जो पार्ट, उसे बोलते हैं हम सैपवुड। ठीक है, ये लाइट इन कलर होता है एंड वेट, ये यूजुअली हल्का होता है। ठीक है, सर हार्टवुड को सर हिंदी में सर सारिल कहते हैं। मुझे हिंदी का थोड़ा कम आइडिया है। ठीक है, अगर कोई मैं हिंदी की बुक भी देख के चलो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई नहीं, सर्च मार लेते हैं। सर आपको ये पता है सर कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सर हिंदी मैं या इंग्लिश में? जनरल की बात कर रहा था सर, मुझे जैसे लोग कहते हैं सर हार्टवुड वाले पार्ट को वो सारिल टाइप। हार्टवुड नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। हाँ बोलिए, आपकी पेपर आपको हिंदी में इंग्लिश में?
एक बार उसका मैं आपको हार्टवुड का आपको मैं देख के बता दूंगा, मुझे इसका कोई थोड़ा कम आइडिया। वैसे आपने क्या बोला था? सर मतलब लोग बाग कहते रहते हैं, मतलब जो आसपास रहते हैं वो ऐसी टर्म यूज करते हैं उस वाले लकड़ी के लिए, सारिल कहते हैं। सारिल? यस सर, ऐसे बोलते हैं सर वो। कोई नहीं, पता हमें भी पता चले, कुछ नई चीज है, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, आपका पेपर जो है शायद तक आपका पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले ही बता दो कि भाई हाँ मुझे हिंदी में ही पेपर चाहिए, या फिर ऐसा कुछ है। यस सर, यस सर, सर हिंदी में भी चाहिए सर उसका। तो आपको फिर हिंदी में मिलेगा या इंग्लिश में, एक में से मिलेगा? सर वो ये नहीं रहता है सर, एक साइड हिंदी इंग्लिश में दोनों में रहता है सर, आप जिसमें जवाब देना चाहते हो उसमें से agree, उसमें से भी जवाब दे सकते हो सर। कोई नहीं, मैं एक बार पूछ लूंगा हम, ठीक है। सर अब जैसे एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ना सर, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल थे सर, इसी तरह सोचे एग्जाम में भी, फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही अवेलेबल होना चाहिए सर। नहीं, धीरे धीरे आपका इंग्लिश में ही कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, तो इसलिए थोड़ा कोशिश सर करो कि। अभी हाँ सर, उतना फुल इंग्लिश अभी उतना मतलब हाँ हाँ, कंट्रीब्यूशन मैं से समझ समझ में गया। नहीं आता। तो फिर सर जी आपको हिंदी में आपको फिर कोई बुक खरीदनी पड़ेगी आपको, ठीक है। हिंदी में ऑलमोस्ट सब जो चैप्टर है सर हिंदी में